बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस वर्चुअल रैली के माध्यम से गोंडा जनपद के इस युवा सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे मेरे भारतीय जनता युवा मोर्चा गोंडा जनपद के जिले के अध्यक्ष छोटे भाई दीपक गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के गोंडा जनपद के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री सूर्य नारायण तिवारी जी, उत्तर प्रदेश युवा मोर्चा के यशस्वी ओजस्वी और तेजस्वी महामंत्री मेरे बहुत आत्मीय, मेरे बहुत प्रिय छोटे भाई और आपके अवध क्षेत्र के प्रभारी आदरणीय हर्षवर्धन सिंह जी, युवा मोर्चा के प्रदेश के मंत्री और देवी पाटन मंडल के प्रभारी आदरणीय विकास बाबा जी, अवध क्षेत्र के युवा मोर्चा के अध्यक्ष छोटे भाई विकास सिंह जी, इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे जिले के उपाध्यक्ष आदरणीय श्री दीपक सिंह जी, इस डिजिटल की दुनिया से इस सम्मेलन में जुड़े मेरे साथ युवा मोर्चा गोंडा के सभी पदाधिकारीगण और एक बड़ी संख्या में जुड़े मेरे वहां के सभी नौजवान साथियों, मेरा ये सौभाग्य है और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं उस जनपद के नौजवानों को संबोधित कर रहा हूं जो जनपद, जो ऐतिहासिक भूमि, जो पवित्र भूमि भगवान स्वामी नारायण की जन्मस्थली है। और मैं अपने आप को और सौभाग्यशाली मानता हूं कि विगत लोकसभा चुनाव के दौरान संगठन के निर्देश पर मुझे गोंडा लोकसभा क्षेत्र की गोरा विधानसभा में काम करने का अवसर मिला था। तो अपने इस जीवन के लगभग 10 से 15 दिन उस गोरा विधानसभा में मुझे रुकने का अवसर जहां मिला था, तो यह मेरे किसी विगत के कर्मों का, विगत जन्म के कर्मों का फल होगा कि मुझे उन 15 दिन रुकने का, निवास करने का सौभाग्य भगवान स्वामीनारायण की जन्मस्थली छपिया में करने का मुझे अवसर मिला था। ऐसी पवित्र और पुण्य भूमि के समस्त युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का, समस्त नौजवान साथियों का मैं अपनी ओर से बहुत ही हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। आदरणीय बंधुओं, यह काल चक्र का एक चक्र है कि जिस युवा सम्मेलन को मुझे आपके जनपद की पवित्र भूमि पे आकर एक बड़ी संख्या में खुले मैदान में मुझे संबोधित करना चाहिए था, लेकिन कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के संकट के कारण आज इस वर्चुअल सभा के माध्यम से मैं आप सबको संबोधित कर पा रहा हूं। मैं धन्यवाद देता हूं अपने प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी का, धन्यवाद देता हूं अपने संगठन शिल्पी प्रदेश के महामंत्री आदरणीय सुनील बंसल जी का, जिन्होंने इस वैश्विक महामारी के संकट काल के दौरान भी इस डिजिटल की दुनिया के माध्यम से अपने बूथ अध्यक्ष से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष जैसे कार्यकर्ता की चिंता की और इस संकट के समय में भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक लगातार चराचर संवाद बनाए रखा। इसके लिए मैं उन दोनों को अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करता हूं। आप सब जानते हैं पूरा विश्व इस समय कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। आप सबके संज्ञान में है कि जब विश्व के वो देश जिनको विकसित देश, दुनिया की सुपर पावर कहा जाता था, आज वह देश भी कोरोना के कारण और कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए अपने आप को असहाय पा रहे हैं। हम धन्य हैं कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश का नेतृत्व एक ऐसे हाथों में है जो 24 घंटे में से 20 घंटे यदि काम करते हैं तो अपने 125 करोड़ देशवासियों की चिंता करते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री के हाथों में इस समय देश है कि जो दिन रात यही चिंता करते हैं कि किस प्रकार अपने देश की कम से कम लोगों को मैं कोरोना के संक्रमण से बचा पाऊं। आज आप सब जानते हैं, अखबारों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से पूरे विश्व के अंदर कोरोना के कारण लगभग 4,06,000 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। और जब पूरे विश्व में लगभग 4 लाख लोग इससे अपनी जान गंवा चुके हों, ऐसे में 125 करोड़ से ज्यादा देशवासियों की जनसंख्या वाले देश में आज यहां पर मौत का आंकड़ा आज तक भी लगभग 8,000 के करीब है। यह परिणाम है एक सक्षम नेतृत्व का, यह परिणाम है उचित समय पर देश के प्रधानमंत्री के द्वारा लिए गए कुछ उचित निर्णयों का। और उन निर्णयों में एक निर्णय था जनता कर्फ्यू के 2 दिन के बाद
देश के अंदर लॉकडाउन घोषित करने का। आदरणीय बंधुओं, 24 मार्च को देश के प्रधानमंत्री जी को लॉकडाउन की घोषणा करनी पड़ी थी और जिस दिन पहला लॉकडाउन 1 जब घोषित किया गया, उस समय यदि स्वास्थ्य की दृष्टि से मैं बात करूं तो देश के अंदर जितनी बड़ी महामारी विश्व के अंदर थी, भारत के अंदर धीरे धीरे इसके मरीजों की संख्या बढ़ने लगी थी, लेकिन देश के अंदर हमारे पास उसकी सुविधाओं को लेकर के हम नगण्य के बराबर थे। बहुत अधिक सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध नहीं थी, लेकिन ये सक्षम नेतृत्व का प्रभाव है, ये सक्षम और शक्तिशाली नेतृत्व का प्रभाव है कि जहां 24 मार्च को हमारे पास बहुत सी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन आज पूरे देश के अंदर 720 कोविड हॉस्पिटल स्थापित हो गए। 720 कोविड हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों का उपचार चल रहा है। आज देश के अंदर जो कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों का रिकवरी रेट है वो 43% से अधिक है। आदरणीय बंधुओं, जहां एक और देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश कोरोना की इस लड़ाई को लड़ रहा है और संकट की इस घड़ी में देश के प्रधानमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा है, ऐसे में ही एक बड़ी सजगता से एक बड़े ही कुछ अभूतपूर्व फैसले लेकर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी, जब मैं देश के बाकी मुख्यमंत्रियों के देखता हूं तो मेरे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने ऐसे संकट के समय में अपने आप को एक रोल मॉडल के रूप में स्थापित किया है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में कोविड हॉस्पिटल्स के माध्यम से 78,400 बेड कोरोना के मरीजों के लिए आरक्षित रखे गए हैं। लॉकडाउन की घोषणा से पहले देश के अंदर पीपीई किट नहीं बनती थी। लॉकडाउन की घोषणा से पहले देश के अंदर हम N95 मास्क का निर्माण नहीं कर पा रहे थे। आज उसी भारत में हम 3 लाख से अधिक पीपीई किट और N95 मास्क का प्रतिदिन हम उत्पादन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर आज 1466 वेंटिलेटर उपलब्ध हैं और 22 लैब के अंदर 10,000 से ज्यादा टेस्टिंग पूरे प्रदेश के अंदर आज उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही है। मेरे नौजवान साथियों, आप सब जानते हैं हम जिस संगठन के कार्यकर्ता हैं या जिस विचारधारा से हम लोग आकर के राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, वह राजनीति केवल दायित्व पाने के लिए या अपने पद पर आकर के उस पद का दुरुपयोग करने के लिए नहीं की जाती है, बल्कि राजनीति यदि की जाती है तो राजनीति को सेवा परमो धर्म की व्याख्या के साथ किया जाता है और राजनीति में दायित्व पर आकर कैसे हम गरीबों की सेवा कर सके, कैसे हम आम जन के अधिक से अधिक लाभ दिला सके, इसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं। जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि जब तक सरकार की सभी योजनाओं का लाभ देश के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगा, तब तक हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं का दायित्व पर आने का कोई लाभ नजर नहीं आता। इस संकट की घड़ी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार एक सेवा कार्य के अंदर पहचान बनाकर अपनी उपलब्धता उपलब्ध कराई है, अपनी सामाजिकता के अंदर अपने दायरे को बढ़ाया है, उससे जो विपक्षी दल हम लोगों पर आरोप लगाते थे कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, चुनाव जीतती है, सरकारें बनाती है और उसके बाद परिदृश्य से गायब हो जाती है, आज उन लोगों के मुंह पर ताला लग गया है। वो ताला कैसे लगा, वो ताला क्यों लगा, उसका आंकड़े देकर के मैं कुछ आप सबके सामने अपनी बात को रखना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा 22 मार्च से 23 मार्च तक लगभग 4 करोड़ 32 लाख भोजन पैकेट गरीब जनता को और प्रवासी भारतीयों को, प्रवासी श्रमिकों को उन्होंने उपलब्ध कराए हैं। 40,54,000 राशन किट का वितरण प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया है। आदरणीय बंधुओं, 13 मई से लेकर के 23 मई के बीच विभिन्न राज्यों से आने वाले लगभग 11,44,000 प्रवासी मजदूरों के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा 185 राहत सेवा केंद्रों की व्यवस्था की गई थी और उन राहत सेवा केंद्रों में 10,35,000 भोजन पैकेट बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। 2 लाख मास्क वितरण का काम और 47,000 चप्पलें, उन चप्पलों की जोड़ी उन प्रवासी मजदूरों को उपलब्ध कराई गई जो प्रवासी मजदूर दूसरे प्रदेशों से अपने प्रदेश के लिए निकल पड़े थे।
और वो प्रवासी मजदूर जिनको लॉकडाउन 1 की घोषणा होने के बाद जिनको ये महसूस होने लगा था कि अब हमारा जीवन यापन कैसे होगा, हमारी जीवनचर्या कैसे चलेगी, कैसे हमारी आजीविका चलेगी, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण उत्तर प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने तब दिया जब उनको महसूस हुआ कि मेरे प्रदेश के प्रवासी मजदूर पैदल ही अपने अपने गंतव्य की ओर निकल चुके हैं। तब उन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम की बसों के माध्यम से अपने प्रवासी मजदूरों को उनके गंतव्य स्थल तक पहुंचाया। और इससे भी बड़ी बात, जब उनको लगा कि ये प्रवासी मजदूर अब उत्तर प्रदेश के अंदर आएंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर आएंगे तो इनकी दिनचर्या और इनकी जीविका का माध्यम क्या होगा, उत्तर प्रदेश के अंदर उद्योगों के संगठन के रूप में काम करने वाले विभिन्न संगठनों को उन्होंने बुलाया, उनसे चर्चा की और उनसे चर्चा करने के बाद उत्तर प्रदेश के 11 लाख स्किल्ड मजदूरों का एक MOU साइन किया, जिससे 11 लाख मजदूरों को रोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित कराई। ऐसा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के प्रवासी श्रमिकों के लिए किया गया। यह सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की देन है, यह सब भारतीय जनता पार्टी के उन नौजवान साथियों की देन है जो दिन रात इस संकट की घड़ी में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करते रहे। आदरणीय बंधुओं, हम सब ने कहावत सुनी है, हम सब जानते हैं कि घायल की गति घायल जाने दूसरों ना कोई, और ये घायल की गति कौन जान सकता है, गरीब का दर्द कौन समझ सकता है, गरीबी के एहसास को कौन अपने अंदर एहसास कर सकता है, वही कर सकता है जिसने गरीबी को देखा हो, जिसने गरीबी में अपना जीवन काटा हो, जिसने गरीब के दर्द को, गरीबी के दर्द को सहा हो। और ये गरीब का दर्द यदि हमारे संगठन के रूप में, हमारे संगठन के नेता के रूप में किसी ने सबसे ज्यादा सहा है तो वर्तमान में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। एक बहुत साधारण से परिवार में जन्मे थे, चाय बेचकर गुजारा करने वाले परिवार में जन्मे थे, और जब वो चाय बेचकर गुजारा करने वाले परिवार में जन्मे थे तो उनको मालूम था कि मैं गरीबी क्या होती है, एक गरीब का दर्द। जब उनको उस दर्द का एहसास था, इसलिए उनको मालूम था कि अब लॉकडाउन के बाद क्या क्या संकट देश के अंदर आने वाले हैं। जब देश के अंदर संकट का एहसास हुआ, उन्होंने तुरंत एक गरीब कल्याण राहत पैकेज की घोषणा की। उस गरीब कल्याण राहत पैकेज में देश के अन्नदाता कहे जाने वाले किसान को 8.7 करोड़ किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि के DBTL के माध्यम से 2000 रुपए की वित्तीय सहायता उन्होंने उपलब्ध कराई। लगभग 20 करोड़ महिला जनधन खाता धारकों के खाते में 500 रुपए महीना 3 महीने तक उपलब्धता का विश्वास दिलाया, और 3 करोड़ से अधिक विधवा, दिव्यांग, वरिष्ठ जनों को भी 500 रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के वित्त मंत्री के माध्यम से किया गया। आदरणीय बंधुओं, देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन इस दौरान उपलब्ध कराया गया। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 3 महीने तक मुफ्त गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराया गया। जब देश को पता लगा अब प्रवासी मजदूर भाई अपने अपने प्रदेशों में वापस जा रहे हैं, तो उनके सामने एक बड़ी संकट राशन कार्ड की आने वाली थी। सरकार ने निर्णय लिया कि हम 3 महीने के अंदर एक देश और एक राशन कार्ड की व्यवस्था को लागू कर देंगे। और तो और इस समय जो सबसे बड़े कोरोना वॉरियर्स हैं, हमारे चिकित्सक बंधु, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ, हमारा वो स्टाफ जो चिकित्सा के क्षेत्र में लग करके कोरोना के मरीजों का उपचार कर रहा है, यदि ऐसे में किसी कोरोना के मरीज का उपचार करते हुए यदि हमारे किसी चिकित्सकीय बंधु या किसी चिकित्सकीय स्टाफ को कोरोना का संक्रमण हो जाता है, और यदि उनके अंदर कोरोना में संक्रमण हो जाने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उन स्टाफ के लिए, उन चिकित्सकीय बंधुओं के लिए केंद्र सरकार ने 50 लाख रुपए की बीमा राशि का उनका बीमा कराया। ये केंद्र सरकार के उचित नेतृत्व का परिणाम था। आदरणीय बंधुओं, यदि केवल उत्तर प्रदेश की बात करूं, यदि केवल अपने प्रदेश की बात करूं, तो आप पाएंगे कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यदि इस समय कमान किसी और के हाथ में होती तो स्थिति क्या होती, किसी और दल की सरकार होती तो स्थिति कितनी भयावह होती, हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन हम सबका सौभाग्य है कि हम सब के बीच में इस समय प्रदेश के मुखिया एक यशस्वी, तपस्वी, मनस्वी एक सन्यासी के रूप में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार काम कर रही है। आदरणीय बंधुओं, 25 लाख श्रमिकों को 1500 श्रमिक ट्रेनों के माध्यम से उनके घर तक भेजने का काम यदि किसी ने उत्तर प्रदेश के अंदर किया है तो वह प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। 4 लाख श्रमिकों को
अपने घर बसों के माध्यम से भेजा गया। लगभग 23,000 छात्रों को जो प्रयागराज और कोटा के अंदर फंसे हुए थे, उन्हें उत्तर प्रदेश राज्य की सड़क परिवहन निगम की बसों के माध्यम से उन्होंने उन बच्चों को भी अपने अपने घरों तक पहुंचाने का काम किया। जो प्रवासी मजदूर दूसरे प्रदेशों से आए हैं, पूरे प्रदेश में लगभग 3,50,45,249 राशन कार्ड धारकों को भी उत्तर प्रदेश के अंदर राशन वितरण का काम हमने किया है और प्रवासी मजदूरों को 2 महीने तक मुफ्त राशन और 1,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदेश सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई गई है। आदरणीय बंधुओं, जब देश संकट की घड़ी में था, जब देश के अंदर कोरोना का संक्रमण कलकाल इस समय चल रहा है, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मालूम था कि ये बहुत बड़े संकट की घड़ी है। उद्योग धंधे बंद हो गए थे लॉकडाउन के कारण। उनको चिंता थी कि कैसे इसको मैं दोबारा रिवाइव करूंगा। जब उनको लगा कि मुझे संकट की घड़ी में अपने देश के हर वर्ग का ध्यान रखना है, तब उन्होंने आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की। और वो आत्मनिर्भर भारत पैकेज कोई छोटी मोटी राशि का पैकेज नहीं था, 20 लाख करोड़ की धनराशि का वो पैकेज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा घोषित किया गया था। और उसके अंदर हर वर्ग की चिंता की गई थी, किसान की चिंता की गई थी, मध्यम वर्ग की चिंता की गई थी, युवाओं की चिंता की गई। चूंकि मैं युवाओं से बात कर रहा हूँ, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से बात कर रहा हूँ, विभिन्न क्षेत्रों के सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं से बात करता हूँ। आज बताना चाहता हूँ आप सबको, जब प्रधानमंत्री जी को लगा बेरोजगारी की समस्या बढ़ जाएगी, उन्होंने युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए भारतीय कंपनियों को की मदद हेतु 45,000 करोड़ की आंशिक ऋण गारंटी योजना लागू की गई। देश भर में फैले छोटे छोटे लघु उद्योगों के लिए बिना गारंटी के 3 लाख करोड़ के लोन की धनराशि उपलब्ध कराई गई। इस देश के अंदर एक ऐसा वर्ग है जिसकी चिंता आज तक भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी ने नहीं की है। एक ऐसा वर्ग जिसके बारे में कभी कोई सोचता नहीं था, वो वर्ग था सड़क के किनारे रेहड़ी लगाने वाले और खोमचे लगाने वाले मजदूर भाई। आदरणीय बंधुओं, देश के प्रधानमंत्री को उनकी भी चिंता थी, इसलिए उनके लिए उन्होंने अलग से 5,000 करोड़ की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई। भारत का अन्नदाता, जिसके कारण भारत के 125 करोड़ देशवासियों को भोजन की आस होती है, ऐसे भारत के अन्नदाता किसान पे कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ का और उस किसान के द्वारा जो फूड प्रोसेसिंग इकाइयां चलती हैं उनके लिए 10,000 करोड़ का एक अलग से फंड बनाया गया। यह एक ऐसा क्षेत्र था जिसके बारे में किसी ने चिंता नहीं की थी कभी, लेकिन मेरे देश के प्रधानमंत्री ने चूंकि गरीब के घर में जन्म लिया है, उन्होंने किसी दूसरे दल के नेताओं की तरह जिन्हें केवल राजनीति करनी आती हो, जिन्होंने इस संकट के दौरान भी, इस देश वैश्विक महामारी के दौरान भी केवल भाषणबाजी करना, केवल मीडिया में जाकर बिना बात के मुद्दों को उछालना और एक सस्ती और छिछोरी राजनीति का परिचय जिन दलों के नेताओं ने दिया है, ऐसी वो चांदी का चम्मच लेकर के मेरे प्रधानमंत्री ऐसे नेताओं की तरह पैदा नहीं हुए थे। एक गरीब के घर में जन्मे थे, एक गरीब माँ की कोख से जन्म लिया था, इसलिए उन्होंने समाज के हर वर्ग की जनता की आज के बीच में, आज आप सबके बीच में यदि मैं मुख्य रूप से बात करूं तो इस कार्यक्रम का आयोजन केंद्र के अंदर दोबारा बनी मोदी सरकार 2 के 1 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों के रूप में इस कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उसी नाते मुझे भी आप सबको संबोधित करने का अवसर मिला है। यदि मैं 1 वर्ष के उपलब्धियों की चिंता करूं या उपलब्धियों की चर्चा आपके बीच में करूं, तो मुझे लगता है कि वह इतनी है कि मैं अब से बोलना प्रारंभ करूं, लेकिन मैं कल तक बोलता रहूंगा, लेकिन मैं पूरी चर्चाएं नहीं कर पाऊंगा। ऐसे ऐतिहासिक फैसले इस 1 वर्ष के अंदर, धारा 370, हम सब युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, मैं भी युवा मोर्चा से काम करता करता आज भारतीय जनता पार्टी का एक जनप्रतिनिधि के रूप में, विधायक के रूप में काम कर रहा हूं। हम सैकड़ों कार्यकर्ता, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता कभी जम्मू कश्मीर की ओर कूच किया करते थे, कभी प्रदर्शनों के माध्यम से नारा लगाया करते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा है। धारा 370 हटाने का ऐतिहासिक फैसला, और मैं दावे के साथ कहता हूं, बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि यह यदि दम किसी के अंदर धारा 370 हटाने का था तो वह भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह के नेतृत्व में जब वो अपना भाषण दे रहे थे तो लग रहा था कि शायद नियति ने भी तय किया था कि भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री के रूप में जब कोई कार्यकर्ता शपथ लेगा तब धारा 370 हटेगी, और एक दिन के अंदर ही कश्मीर के अंदर से हमने 370 और 35 को समाप्त किया और 2 नए केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख बने। यह इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि, उससे भी बड़ी उपलब्धि
सैकड़ों वर्षों से एक न्यायालय के अंदर विवाद लंबित था, एक ऐसा कलंकित ढांचा जिसके लिए हजारों राम भक्तों ने अपनी जान दी थी, हजारों राम भक्तों ने उसके लिए बड़ा आंदोलन किया था। लोग कहते थे इस पर निर्णय नहीं आएगा, सरकारों की नीति नहीं है कर इस पर निर्णय, लेकिन देश की मजबूत सरकार ने, देश के मजबूत नेतृत्वकर्ताओं ने सर्वोच्चतम न्यायालय के अंदर एक मजबूत पैरवी की, मजबूत तथ्य न्यायाधीशों के सामने उपस्थित किए और देश के 125 करोड़ देशवासियों के सामने एक फैसला आया। और वो फैसला आया कि अयोध्या के अंदर जहां रामलला विराजमान है उस पर रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण हो। और आप सबके आशीर्वाद से कुछ ही दिन के बाद उस राम मंदिर ट्रस्ट की घोषणा देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई और आज वहां पर राम मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। एक बड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगता था कि हम सांप्रदायिकता दल के कार्यकर्ता हैं, हम सांप्रदायिकता की बात करते हैं, लेकिन हमने कभी सांप्रदायिकता की बात नहीं की होगी। जो इनके चश्मे केवल सांप्रदायिकता से भरे हुए हैं, उन लोगों को लगता था कि हम सांप्रदायिक पार्टी हैं। यदि हम सांप्रदायिक पार्टी होते तो एक ऐसा बड़ा फैसला देश की करोड़ों मुस्लिम महिलाओं के लिए आया जिसकी कल्पना उन्होंने कभी नहीं की थी। और जब वो बिल आया, जब वो 3 तलाक का बिल पास हुआ, तो इस देश की करोड़ों मुस्लिम महिलाओं के उस जीवन को, जो नरकीय जीवन जीने को मजबूर रहती थी महिलाएं, उनके जीवन में एक आस जगी। और ऐसा महत्वपूर्ण फैसला 3 तलाक बिल पिछले 1 साल के अंदर ही हमने पास करा। करतारपुर कॉरिडोर, गुरु नानक देव जी की आस्था की जन्मस्थल, सिख समाज, देश के सिख समाज के लिए एक बड़ा आस्था का सैलाब, एक बड़ी आस्था का मंदिर करतारपुर साहिब था। करतारपुर साहिब कॉरिडोर को खोला गया यह इस देश में, और एक बहुत बड़ा फैसला जिसको लेकर के विपक्ष के नेताओं ने कई महीनों तक चींची पीपी करते रहे। देश के अंदर एक शाहीन बाग जैसा आंदोलन जिसके कोई आधार नहीं था, देश के जनमानस में गलतफहमी पैदा करके, भ्रांतियां पैदा करके उस सीएए जब लेके आए हम विरोध किया, लेकिन सीएए आया। आज सीएए हम लेके आए, कई देशों के सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग जिनको वहां पर नागरिकता नहीं दी जाती थी, हमारे देश के गृह मंत्री ने लोकसभा के अंदर कहा कि यदि इन देशों के, इन धर्मों के लोग भारत के अंदर आएंगे तो हम इनको भारत की नागरिकता देंगे। एक ऐसा नागरिकता संशोधन कानून विगत 1 वर्ष के अंदर बनाया। फिर से मैं बात करूं, यदि कोरोना के फिर काल पे आऊं तो आप सब हैरान होंगे। इस कोरोना के संकट काल के अंदर में भारत के प्रधानमंत्री जी की कार्यक्षमता का परिणाम था कि विदेशों में फंसे हुए 72,500 से अधिक नागरिकों को वापस लाने का काम वंदे भारत मिशन के अंदर भारत के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया है। 28 मई 2020 तक 3840 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से 52 लाख से अधिक प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्यों तक भेजा गया है। आदरणीय बंधु, एक सक्षम नेतृत्व का परिणाम आजकल आप सब देख रहे होंगे अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से। ऐसा पहली बार इस देश के इतिहास में लिखा जा रहा है जब चीन की सेना जितने हमारे अंदर आती है उससे ज्यादा भारत की सेना उनकी सीमा में जाती है। और आज उसी का परिणाम है, आज के अखबारों के समाचार पत्रों के माध्यम से आपने पढ़ा होगा, चीन ने जब पहले अपनी सेना वापस अपनी सीमा में बुलाई है तब भारत की सेना अपनी सीमा में वापस आई है। एक ऐसा सक्षम नेतृत्व, और उसी सक्षम नेतृत्व का परिणाम था जब 18 सितंबर 2016 को उरी के अंदर हमला हुआ था, और उसी 18 सितंबर का बदला हमने 29 सितंबर को सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से लिया था। और ऐसा ही एक हमला 14 फरवरी 2019 को हुआ था, पुलवामा में हमला हुआ था, और हमने एयर स्ट्राइक के माध्यम से उनकी त्रयोदशी होने से पहले 26 फरवरी को भी अपनी सेना के नौजवानों का बदला उन्हीं की भाषा में जवाब देकर के हमने लिया था। ये सब कब संभव है? ये तभी संभव है जब देश का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के हाथों में है, जब उत्तर प्रदेश का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के हाथों में है। इसलिए बंधुओं, आज इन्हीं सब बातों को रखने के लिए, इन्हीं सब बातों की चर्चा करने के लिए आप जैसे नौजवानों के बीच में मैं संगठन के निर्देश पर उपस्थित हुआ था। मुझे लगता है कि मैंने जितनी उपलब्धियां थी वो सब आप लोगों के बीच में एक समय सीमा के अंदर मुझे रखने का निर्देश हुआ था। मैं भी आप जैसे नौजवान कार्यकर्ताओं की भांति युवा मोर्चा में काम करके भारतीय जनता पार्टी का विधायक बना हूं। आप सबसे केवल इतनी अपील करना चाहता हूं कि जितने हेल्थ के पैरामीटर, कोरोना को बचाव के जितने उपाय, 2 गज की दूरी का हम लोग पालन करें, बिना मास्क लगाए हम लोग बाहर ना निकलें, सैनिटाइज का हम लोग
सैनिटाइज अपने आप को करते रहे, अपने हाथों को बार बार धोते रहे और बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से हम अभी बचें। हम लोग संगठन के जितने काम हमें दिए गए हैं, संगठन के निर्देश पर उतने सब कामों को हम करते रहें। मैं इन्हीं सब बातों को लेकर के आप सबके बीच में आया था। एक बार पुनः भगवान स्वामी नारायण की जन्मस्थली के अपने देवतुल्य देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं के श्री चरणों में अपनी बात को पूर्ण करते हुए आप सबके श्री चरणों में अपना वंदन और अपना अभिनंदन, अपना नमन आप सबके श्री चरणों में करते हुए, आप सबने मुझे इतना सम्मान दिया, आप सबने मुझे इतना स्नेह दिया, आप सबने इतना संबल दिया, अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत माता की जय।